नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान में औद्योगिक विकास के भाग 2 के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान में औद्योगिक विकास के भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने सूती वस्त्र उद्योग व ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं चीनी उद्योग के बारे में। तो राज्य में कृषि पर आधारित दूसरा प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग है। तो राज्य में जो चीनी उद्योग है वो पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है, जिसका कच्चा माल गन्ना है। यही कारण है कि गन्ना उत्पादक क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना की गई है। तो चीनी मिलों की जो स्थापना है वो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में इसलिए की गई है क्योंकि यह उद्योग जो होता है पूर्ण रूप से कच्चे माल पर आधारित होता है और इसका कच्चा माल गन्ना होता है। यह एक ऐसा उद्योग है जो वर्ष भर न चलकर केवल कुछ माह चलता है, अर्थात जब तक गन्ने की आपूर्ति होती है। तो एक ये ऐसा उद्योग है जो पूरे साल ना चल के कुछ महीनों में चलता है। जब हमें गन्ने की आपूर्ति होती है तब तक ही यह उद्योग चलता रहता है। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल 1932 में भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई तथा दूसरी चीनी मिल द गंगानगर शुगर मिल 1937 में और एक अन्य मिल उदयपुर में 1976 में स्थापित की गई। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में जो प्रथम चीनी की मिल है वो कब स्थापित की गई या वो कहां पर स्थित है। तो वो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापित की गई और दूसरी चीनी मिल जो है वो है गंगानगर शुगर मिल के नाम से 1937 में स्थापित की गई। गंगानगर शुगर मिल के साथ ही चुकंदर से चीनी बनाने का एक प्लांट 1968 में प्रारंभ किया गया। तो जो गंगानगर शुगर मिल है वहीं पर क्या हुआ कि चुकंदर से चीनी जो बनाई जाती है उसका प्लांट भी 1968 में वहां प्रारंभ किया गया। इसके लिए इस क्षेत्र में चुकंदर की कृषि को प्रोत्साहित किया गया और उससे चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। यह दक्षिणी एशिया में अपनी तरह का एक अकेला प्लांट था, किंतु अधिक सफलता न प्राप्त होने के कारण बंद कर दिया गया। तो दक्षिणी एशिया में ये जहां चुकंदर से चीनी बनाई जाती है वो एक ऐसा अकेला प्लांट था, लेकिन अधिक सफलता इसको नहीं प्राप्त हुई, इसलिए इसको बाद में बंद कर दिया गया। गंगानगर शुगर मिल जो प्रारंभ में प्राइवेट थी, 1956 में राज्य सरकार ने इसे अधिग्रहित कर लिया। तभी से यह राज्य सरकार के उपक्रम के रूप में कार्यरत है। इसी में शराब बनाने की डिस्टिलरी भी है। तो ये जो गंगानगर शुगर मिल है वो प्रारंभ में प्राइवेट था और बाद में इसको राज्य सरकार ने अपने उपक्रम में शामिल कर लिया। यहां आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं चीनी उद्योग को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान में चीनी बनाने के कारखाने कौन कौन से हैं, जिसमें नंबर 1 है मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर जिला चित्तौड़गढ़ जो 1932 में प्रारंभ किया गया। नंबर 2 है गंगानगर शुगर मिल्स श्री गंगानगर, ये राज्य सरकार का उपक्रम है। नंबर 3 है केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड 1965 में केशोराय पाटन जिला बूंदी में स्थापित किया गया। और नंबर 4 है उदयपुर शुगर मिल भोपाल सागर 1976, यह प्रथम मिल की सहायक चीनी कंपनी है, यानी भोपाल सागर या जो चित्तौड़गढ़ में है उसकी ये सहायक चीनी कंपनी है। तो इस तरह से ये 4 चीनी के कारखाने राजस्थान में मौजूद है। चीनी उद्योग पूर्णतः कच्चा माल आधारित उद्योग है, अतः जिन क्षेत्रों में गन्ना उत्पादित होता है वहीं यह उद्योग संभव है। यदि हम चीनी उद्योग की बात करें तो यह पूर्ण रूप से कच्चे माल पर आधारित है, इसलिए
जहां पर गन्ना उत्पादित होता है वहीं पर इस उद्योग को लगाया जाना संभव है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं राजसमंद में गन्ने का उत्पादन होता है। चारों मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थित है। तो इससे पहले जो हमने 4 मिलों के बारे में बात करी, वो चारों की चारों मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही स्थित है, जहां आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है। अन्य कारकों में परिवहन की सुविधा, विद्युत, जल, ईंधन, चूना एवं सल्फर की उपलब्धता है। तो कच्चा माल के अलावा इस उद्योग की स्थापना के लिए परिवहन की सुविधा, विद्युत, जल, ईंधन, चूना और सल्फर की भी आवश्यकता होती है। वास्तव में चीनी उत्पादन में उतार चढ़ाव गन्ने के उत्पादन पर निर्भर करता है। यदि गन्ने की आपूर्ति पर्याप्त हो जाती है तो उत्पादन अच्छा होता है। तो जो चीनी का उत्पादन होता है उसमें यदि उतार चढ़ाव के बारे में बात की जाए तो यदि गन्ने की आपूर्ति पर्याप्त रूप से है तो उत्पादन भी अच्छा होगा, और गन्ने की आपूर्ति कम मात्रा में है तो उत्पादन जो है उसका स्तर घट जाता है। दूसरी ओर फसल खराब होने पर चीनी उत्पादन गिर जाता है। यदि फसल भी किन्हीं कारणों से खराब हो जाती है तो चीनी का जो उत्पादन है वो गिर जाता है। राज्य में चीनी उद्योग पर सरकारी नियंत्रण होने से इसके विकास में भी बाधा आई है। इसके अतिरिक्त स्थानीय किसान आज भी गुड़ एवं खांडसारी के लिए अपने गन्ने का प्रयोग कर लेते हैं, फलस्वरूप मिलों को गन्ना कम उपलब्ध होता है। तो एक तो फसल खराब होने के कारण चीनी का उत्पादन घट जाता है, दूसरा क्या है, स्थानीय किसान जो होते हैं खुद की आवश्यकता के लिए या गुड़ या खांडसारी बनाने के लिए क्या करते हैं, गन्ने का प्रयोग खुद कर लेते हैं। इसलिए जो मिलें होती हैं उनको पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध नहीं हो पाता। गन्ने का उचित मूल्य न मिलने पर किसान भी अन्य फसलें बोने लगता है। यदि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिलता तो वो गन्ने की जगह दूसरी फसलों को बोना स्टार्ट कर देते हैं। एक ये भी कारण होता है जिससे कि उत्पादन घट जाता है। वास्तव में चीनी उद्योग पर राज्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी इसको और अधिक विकसित किया जा सकता है। यदि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए तो इस उद्योग को विकसित किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का समुचित विकास हुआ है और भावी विकास की भी संभावना है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक कच्चा माल जो कि चूने का पत्थर है यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये राजस्थान में यदि सीमेंट उद्योग की बात की जाए तो सीमेंट उद्योग का भी विकास जो हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ है, क्योंकि इसके लिए जो कच्चा माल होता है उसकी यहाँ पर प्रचुरता पाई जाती है। 1 टन सीमेंट तैयार करने में लगभग 1.6 टन चूने के पत्थर की आवश्यकता होती है तथा इसके अतिरिक्त जिप्सम भी यहाँ पर उपलब्ध है। कोयला अवश्य बाहर से आयात करना होता है। तो सीमेंट उद्योग के लिए चूने पत्थर की जो आवश्यकता होती है वो भी राजस्थान में मिलता है। इसके अलावा जिप्सम की आवश्यकता होती है वो भी राजस्थान में उपलब्ध है, लेकिन कोयला जो है वो बाहर से आयात करना पड़ता है। राज्य में प्रथम सीमेंट का कारखाना 1915 में लाखेरी या बूंदी में स्थापित किया गया था। तो राजस्थान में जो सीमेंट का प्रथम कारखाना है वो बूंदी में लाखेरी में 1915 में स्थापित किया गया। ये भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। अब हम देख रहे हैं राजस्थान में सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने कौन कौन से हैं, जिसमें नंबर 1 है ACC लिमिटेड जो लाखेरी में है, जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स है चित्तौड़गढ़ में, हिंदुस्तान शुगर है उदयपुर में, JK सीमेंट है निम्बाहेड़ा में, मंगलम सीमेंट है मोडक में। इसके अलावा
स्टॉ प्रोडक्ट्स बनास सिरोही में, श्री सीमेंट है ब्यावर में, श्री राम सीमेंट कोटा, बिरला व्हाइट सीमेंट गोटन में, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में तथा राजश्री सीमेंट खारिया मीरापुर ये नागौर में, नागौर स्थान पर बसे हुए हैं या वहां पर ये प्लांट लगाए गए हैं। अब हम यहाँ इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि सीमेंट उद्योग को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है कच्चा माल। तो सीमेंट में कच्चे माल के रूप में चूना, खड़िया या जिप्सम का उपयोग होता है। राजस्थान में यह कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसी कारण यहाँ सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। तो सीमेंट उद्योग के लिए जो कच्चा माल की आवश्यकता होती है वो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण यहाँ सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। नंबर 2 है ऊर्जा के साधन। सीमेंट कारखानों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। राज्य में कोयला उपलब्ध न होने के कारण बिहार और झारखंड से आयात किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग के लिए ऊर्जा साधन के रूप में कोयले की जो आवश्यकता पड़ती है वो हमें बिहार और झारखंड से आयात करना पड़ता है। नंबर 3 है श्रमिक। राज्य में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं जिन्हें सीमेंट कारखानों में लगाया जाता है। राज्य के बाहर यूपी, बिहार से भी श्रमिक यहाँ काम करने को आते हैं। तो राजस्थान में क्या है, सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा हमें हमारे पास के क्षेत्र यूपी और बिहार से भी सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। नंबर 4 है पूंजी। निजी उद्योगपतियों ने इस उद्योग में पूंजी लगाई है, साथ ही सरकारी प्रोत्साहन एवं ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध है। तो ये जी हम बात करें इसके चौथे कारक कि राजस्थान में जो सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है उसके लिए पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ निजी उद्योगपतियों ने पूंजी लगाई है और साथ में सरकार ने भी ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, जिसके कारण इस उद्योग का विकास हुआ है। नेक्स्ट है परिवहन। उत्पादित सीमेंट को उपभोग स्थलों तक रेल एवं सड़क मार्गों द्वारा पहुंचाया जाता है और यहाँ परिवहन सुविधा भी सामान्य है। तो राजस्थान में परिवहन सुविधा भी सामान्य होने के कारण जो उत्पादित सीमेंट है उसको भी सड़क मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा अन्य जगहों पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है, इसलिए इस उद्योग का विकास हुआ है। नेक्स्ट है बाजार। वर्तमान में सीमेंट की अत्यधिक मांग है। राज्य में और राज्य से बाहर सीमेंट का पर्याप्त बाजार है। तो वर्तमान में क्या है, लगातार सीमेंट की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए इस उद्योग का जो बाजार है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसका विकास अधिक हुआ है। नेक्स्ट है सरकारी संरक्षण। सरकार की नीति सीमेंट उद्योग को प्रोत्साहन देने की रही है। उद्योग के लिए न केवल भूमि अपितु अन्य सुविधाएं भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तो यदि हम सीमेंट उद्योग के बारे में सरकारी संरक्षण की बात करें तो सरकार भी की नीति भी ऐसी रही है कि वो इस उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है, इसलिए इस उद्योग का विकास जो हुआ है वो संभव हुआ है। अब हम यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं सीमेंट उद्योग की समस्याएं क्या क्या है। इसमें नंबर 1 है कोयला आपूर्ति की समस्या, क्योंकि राजस्थान में कोयला उपलब्ध नहीं है तो हमें इसको झारखंड से मंगवाना पड़ता है या दूसरे स्टेट से हमें आयात करना पड़ता है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। नंबर 2 है बिजली की अपर्याप्त प्राप्ति। नंबर 3 पूंजी की कमी। नंबर 4 अधिक उत्पादन लागत। तो अधिक उत्पादन लागत होने का कारण है एक तो बिजली की प्राप्ति जो होती है पूर्ण रूप से नहीं होती है और दूसरा
कोयला राजस्थान में उपलब्ध नहीं है, इसलिए परिवहन लागत जो है वो बढ़ जाती है। नंबर 5 है बड़े एवं मिनी उद्योगों में प्रतिस्पर्धा और सीमेंट के मूल्य एवं वितरण की नीति में सरकारी दृष्टि जो है या जो सरकार का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इस तरह से ये कुछ सीमेंट उद्योग की समस्याएं हैं। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। और यहाँ इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं कि पुस्तक संदर्भ दिया गया है। यदि आप राजस्थान का भूगोल से संबंधित किसी भी विषय का विस्तृत अध्ययन करना चाहें या औद्योगिक विकास के बारे में विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो यहाँ पुस्तक संदर्भ दिया गया है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और औद्योगिक विकास को समझने के लिए इससे संबंधित सभी वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। अंत में पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद।